हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, बीके स्टडीज़ में आपके लिए चल रही थी आधुनिक इतिहास की सीरीज। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कर्नाटक युद्ध। देखिए, अब अंग्रेजी सत्ता कर्नाटक युद्ध के बाद पावर में आ चुकी थी, लेकिन अब केवल फ्रांसीसियों से नहीं, जो भारतीय सत्ता में छोटे मोटे राज्य थे उनके साथ भी इनका टकराव अब शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद जो उत्तर मुगल काल है वो इतना प्रभावित नहीं कर पाता। इसका फ़ायदा अंग्रेज उठाते हैं और धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन में यानी शासन की ओर यानी राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का वीडियो तैयार किया है। और देखिए, वीडियो को तैयार इसलिए किया गया ताकि आप लोग पूरा देख सकें। हमेशा इसको पूरा देखने का प्रयास करें और जब आप पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो आपने पढ़ा वो निश्चित तौर पर आपको याद होगा। एक या दो बार वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा याद हो जाएगा। आइए, वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीके स्टडीज़ प्लेटफॉर्म आपके लिए वेबसाइट, वेब पोर्टल, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सारे माध्यम से आपके लिए अवेलेबल है। तो आपके लिए और सारी एजुकेशन यानी सारे तरीके से आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नवीन राज्यों का उदय। तो नवीन राज्यों के उदय में देखते हैं, मुगल काल के दौरान बंगाल राज्य सबसे पहले आज़ाद हुआ तथा सबसे पहले ब्रिटेन के अधीन हुआ। याद रखेंगे कि नवीन राज्यों के उदय में जो मुगल काल के बाद जब राज्य आज़ाद हुए थे तो उसमें सबसे पहले आज़ाद हुआ था बंगाल और सबसे पहले ब्रिटेन के अधीन भी कौन गया था? तो बंगाल। एक ये की पॉइंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। देखिए, अब बंगाल अधीन हुआ तो हम इसमें जो मेन युद्ध थे तो उन युद्धों को ध्यान में रखते हुए दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्लासी का युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध। लेकिन इन युद्धों को जानने के लिए और इन युद्धों को पढ़ने के लिए आपको उससे पहले बंगाल के नवाब के बारे में जानना होगा। तो हम एक सीरीज से बंगाल के नवाब के बारे में वर्णन करेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, बंगाल के नवाब, तो इसमें जो बंगाल के पहले नवाब थे वो थे मुर्शीद कुली खां। तो देखिए, मुर्शीद कुली खां 1700 से 1727 यानी 27 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। देखिए, औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां, जो कि पहले एक हिंदू ब्राह्मण थे, बाद में इन्होंने इस्लाम अपनाया तो इन्हें मुर्शीद कुली खां नाम दिया गया, को बंगाल का दीवान बनाया था। देखिए, इसकी शुरुआत हो गई थी 1700 में जब औरंगजेब जीवित था और इन्हें क्या बना दिया था? दीवान। लेकिन 1707 में मुर्शीद कुली खां औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र सत्ता परिवर्तन कर दिया, यानी अपने आप को खुद संस्थावन यानी पहला स्वतंत्र राज्य बना लिया। देखिए यहाँ पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां एवं अजीमुशान क्या था? अजीमुशान था औरंगजेब का पोता यानी पौत्र। औरंगजेब का पौत्र के बीच विवाद शुरू हो गया। देखिए, अब तक तो शासन चल रहा था, अब विवाद किस चीज़ को शुरू हुआ? विवाद चलता था टैक्स को लेकर। एक तरफ इन्होंने अंग्रेजों को छूट दे रखी थी, दूसरी तरफ ये यहाँ पर स्थानीय स्वशासन से कर की डिमांड करने लगे। इस विवाद के चलते मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, देखिए जो ये पहले बंगाल का पोर्शन था उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उड़ीसा पहले नहीं था, बाद में शामिल हुआ, लेकिन उड़ीसा और ये बांग्लादेश ये सब इसी क्षेत्र में शामिल थे, स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही इसने मुगल सल्तनत को दिया जाने वाला वार्षिक कर भी, अब इसने जो कर मुगल सल्तनत को दिया जाता था अब वो खुद लेने लगा, यानी अपनी सत्ता का निर्माण कर दिया। और इसके समय में तीन प्रमुख विद्रोह हुए। पहला था उदय नारायण या सीता नारायण का विद्रोह। पहला कौन सा था? उदय नारायण या सीता नारायण का विद्रोह। दूसरा था सुजाद खां का विद्रोह और तीसरा था नजाद खां का विद्रोह। तीसरा कौन सा था? नजाद खां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। अब देखिए, फर्रुखसियर आप सब जानते हैं कि फर्रुखसियर जो था, आप उसको पैसे से मतलब बहुत था, पैसे और ऐशो आराम से उसे बहुत मतलब था। तो इन्होंने क्या किया, उसे कुछ पैसे का ऑफर दिया और इन्होंने उसे क्या कर दिया? बंगाल का सूबेदार बना दिया।
1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया। देखिए मैंने बताया पहले उड़ीसा नहीं था, 1719 में। अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए कि बंगाल को उड़ीसा या उड़ीसा को बंगाल में कब मिलाया गया, तो 1719 में। एवं उड़ीसा की दीवानी भी मुर्शीद कुली खां के अंतर्गत आ गई। मुर्शीद कुली खां इजारेदारी प्रथा का जनक था। मुर्शीद कुली खां इजारेदारी प्रथा का जनक था। इस प्रथा के अंतर्गत किसानों को उनकी आय बढ़ाने हेतु ऋण दिया जाता था। किसानों को उनकी आय बढ़ाने हेतु क्या दिया जाता था? ऋण। इसी काल के यानी इसी काल में बंगाल में शासन की वंशानुगत, अब इसके बाद जो बंगाल का नवाब का पद था उसे कैसा कर दिया गया? वंशानुगत कर दिया गया। कैसा कर दिया? वंशानुगत। 1727 ईस्वी में कुली यानी मुर्शीद कुली खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मुर्शीद कुली खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और याद रखने वाली बात यह है, इसे बंगाल का संस्थापक माना जाता है। इसे बंगाल का क्या माना जाता है? अब देखिए, जब कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अगर बात करें सुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1727 से 1739, तो मुर्शीद कुली खां की 1727 में मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल का नवाब बनता है। पहले इसको क्या मिला हुआ था? पहले इसे उड़ीसा का उप सूबेदार था, सूबेदार भी नहीं, उप सूबेदार। अब दामाद होने के नाते ये कब्जा कर लेता है। वर्ष 1732 ईस्वी में बिहार को भी बंगाल में मिला दिया गया। अब देखिए बिहार भी नहीं आया, तो बिहार भी कब आया? बिहार आया 1732 में। तो याद रखने वाली बात क्या हुई कि उड़ीसा कब आया? 1719 में। बिहार कब आया? 1732 में। इसने 1732 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। अब इसने क्या किया? जो बिहार को मिलाया था तो उसका उप सूबेदार किसे नियुक्त किया था? उसका कर दिया अलवर्दी। और आगे चलकर ये सुजाउद्दीन मोहम्मद खान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब बात करते हैं सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से 1740। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान की 1739 ईस्वी में मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खान अगला नवाब बना। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? सरफराज खान अगला नवाब बना। इसने हैदर जंग यानी आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। क्या याद रखने वाली बात है? इसने हैदर जंग या आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। सरफराज खान एक अयोग्य और कमजोर शासक था। सरफराज खान एक अयोग्य और कमजोर शासक था। 1740 ईस्वी में बंगाल के उप सूबेदार अलवर्दी खान ने, याद रखेंगे 1740 ईस्वी में, देखें 1740 ईस्वी में आपको पता होगा इस समय मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। तो मराठा शक्ति भी चरम पर थी, इधर बंगाल के नवाब भी थे, उधर अंग्रेज भी थे, और केंद्र में शासन था मुगल साम्राज्य का। तो एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा था और इसी पीरियड में कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े गए हैं। तो एक एक करके हर शासन को पढ़ेंगे और हर शासन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अलवर्दी खान ने अपने सहयोगी हाजी अहमद और जगत सेठ की सहायता से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 1740 में ही सरफराज और अलवर्दी खां के मध्य हुए गिरिया के युद्ध में, याद रखेंगे कौन सी जगह? गिरिया के युद्ध में सरफराज खान पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें क्या था कि यहाँ पर तो ये शासन चल रहा था, उधर जो मुगल बादशाह भी चेंज हो गए थे। अब मुगल बादशाह में उस समय बादशाह आ गए थे मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह की भी दिलचस्पी इस शासन में, बोले कि यार ये टैक्स खुद लेते हैं, क्यों ना इस टैक्स को हमें लेना पड़े और क्यों ना इसे अपने राज्य में। तो उसकी भी दिलचस्पी इधर बढ़ रही थी। उधर अंग्रेज भी धीरे धीरे अपनी शक्ति फ्रांसीसियों से मुकाबला कर रहे थे और अपने आप को पावरफुल कर रहे थे। अलवर्दी खां 1740 से 1756, गिरिया के युद्ध के बाद 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब बनते ही इसने मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की। देखिए सोचने वाली बात यह है कि इसने क्या किया, जब ये 1740 में अलवर्दी खां नवाब बना तो इसने क्या किया, तुरंत ही पैसे यानी 2 करोड़ रुपए किसको पहुंचा दिए?
सीधे मुगल सल्तनत को पहुंचा दिए। किसको पहुंचा दिए? मुगल सल्तनत। अब देखिए, अब इस समय इनकी न्याय व्यवस्था चरमरा गई। जो मुगल शासक एक न्याय व्यवस्था के प्रति प्रतीक बना हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में, अब दरअसल न्याय देखिए वंशानुगत थी, तो वंशानुगत ना होकर इन्होंने पावर के बल पर ये बना। एक तो इसे सजा होनी चाहिए थी इस समय, इसे इसके लिए अगर आप किसी की हत्या कर देंगे तो हत्या के लिए सजा का प्रावधान था। जिसको व्यक्ति को सजा मिलनी थी, अब उसने 2 करोड़ रुपए दे दिए और 2 करोड़ रुपए देने के बाद वो शासक बन जाता है। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था कमजोर हुई थी। तो बंगाल का नवाब बनते ही मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की। अलवर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए का नजराना तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, यानी जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता है, उसे भेजा। इसके अवेज में, यानी इसके बदले में, मुगल बादशाह ने अलवर्दी खां को बंगाल का नवाब स्वीकृत, अब तक नवाब बना था लेकिन स्वीकृत नहीं था, अब उसे क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया, यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अलवर्दी खां बंगाल का प्रथम नवाब था जिसे मुगलों के द्वारा आधिकारिक रूप से बंगाल का पृथक नवाब घोषित किया गया। याद रखेंगे कि बंगाल का अगर प्रथम नवाब आता है तो मुर्शीद कुली खां, और अगर आता है बंगाल का आधिकारिक नवाब, यानी आधिकारिक नवाब, तो किसका नाम लेंगे? अलवर्दी खां। इन पॉइंटों को नोट करते चलेंगे। इसके शासनकाल में 1740 से 1751 ईस्वी तक हर वर्ष मराठों से संघर्ष चलता रहा, जिसमें अलवर्दी खां को अच्छी खासी हानि हुई और अंततः 1751 में मराठों के साथ संधि कर ली, जिसके कारण देखिए एक तरफ तो इन्हें पैसे दिए, उधर फिर मराठा से संधि कर ली। अब जब मराठाओं से संधि करी तो उन्हें भी 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना। अब क्या करना पड़ा उन्हें? चौथ के रूप में क्या करना पड़ा? 12 लाख रुपए देने पड़े, जिससे क्या हुआ? और उड़ीसा भी मराठों को सौंपना पड़ गया। अब साथ ही साथ देखिए 12 लाख रुपए भी दे रहे हैं और उड़ीसा भी। देखिए मराठे उस समय बहुत पावरफुल आ चुके थे। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी पेशवा, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जब आए थे तो इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था और उस समय मुगल अपने चरम पर पहुंच गया था। इस कारण ये छोटे मोटे राज्य जीतते चले आ रहे थे और जहां जाते थे वहां ये चौथ लगाते थे। 2 प्रकार के कर लगाते थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो होता था 1/4 होता था आय का, और जो सरदेशमुखी था वो 1/10 होता था। अब इसने अपने शासनकाल में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, अब परंतु किलेबंदी और सेना रखने का अधिकार नहीं दिया। अब देखिए अधिकार तो दे दिया लेकिन किलेबंदी नहीं करेंगे और सेना नहीं रखेंगे, ये 2 अधिकार दे दिए। अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने जीवन काल में ही, अब इसका पुत्र तो था नहीं, तो पुत्र ना होने के कारण इसने अपने जीवन काल में ही अपने यानी नाती, कौन से नाती को? सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। याद रखेंगे किसे? सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब देखिए कैसे करा। अब इस समय इनकी कहानी बहुत, देखिए कैसे ये पावरफुल चल रहे थे। देखिए कैसे, अब जब अलवर्दी खां की बात करें तो अलवर्दी खां के पास 3 पुत्रियां थीं। अब पुत्र तो कोई था नहीं, 3 पुत्रियां थीं। कौन सी? एक का विवाह हुआ था पूर्णिया में। कहाँ पर हुआ था? पूर्णिया में। दूसरी का विवाह हुआ था ढाका में और तीसरी का विवाह जो हुआ था पटना में। देखिए ढाका में जो थी वो थी घसीटी बेगम। ढाका में अगर बात करें तो कौन थी? घसीटी बेगम, ठीक है। और यहाँ पर जो थी पटना में थी अमीना बेगम। कौन सी थी? अमीना बेगम। ये याद रखने का है। पटना में कौन थी? अमीना बेगम। यहाँ पर कौन थी? ढाका में थी घसीटी बेगम। अच्छा, ढाका में ये हो गई। अब जो एक और दामाद बच्चा, यानी इनकी एक और पुत्री थी, वो थी पूर्णिया। तो पूर्णिया में जो इनका पुत्र था वो था शौकत जंग। वहाँ उनका पति कौन था? शौकत जंग। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में राज्य को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन क्योंकि ये अपने जीवित रहते ही किसको? सिराजुद्दौला को वहाँ का नवाब घोषित कर गया था, इसलिए अधिकार किसे मिला? सिराजुद्दौला को।
और आगे चलकर यही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र साबित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसके साथ धोखा किया। देखिए पूरी कहानी पढ़ते हैं। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, याद रखेंगे। अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही विरोध होना शुरू हो गया। विरोध वालों में मुख्यतः दो गुट थे, जैसे मैंने अभी बताया। अलवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, जिसका विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहती थी। इसके दो सहयोगी थे, दीवान राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ, याद रखेंगे। उसके दो दीवान भी उसका साथ दे रहे थे, कौन? राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ। अब थी अलवर्दी खां की दूसरी पुत्री, जिसका विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था। उसका पुत्र था शौकत जंग। उसका पुत्र कौन था? शौकत जंग। इस विद्रोह के चलते 1756 में मनिहारी का युद्ध सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ। अब सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच 1756 में एक युद्ध होता है मनिहारी का। कौन सा युद्ध होता है? मनिहारी का, जिसमें सिराजुद्दौला की जीत होती है और शौकत जंग की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसी काल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक तृतीय युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान ही दोनों कंपनी अपनी किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। सिराजुद्दौला ने इस किलेबंदी का विरोध किया, याद रखेंगे। सिराजुद्दौला ने क्या किया? अब देखिए, अब बंगाल के नवाब थे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था। जैसे किलेबंदी चल रही थी और किलेबंदी में ये अपने उसके ऊपर तोपें लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? तोपें, शस्त्रागार, ये सब बनाना अब शुरू हो गया था। और जबकि किले बनने पर पाबंदी लगाई गई थी कि कोई भी अब जो शर्त रखी थी उस शर्त के अकॉर्डिंग किले बनने पर रोक लगाई गई थी। अब जब किले बनने पर रोक लगाई हुई थी, इधर ये कंपनियां मान नहीं रही थी और ये लगातार किलेबंदी करती जा रही थी। अब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी का विरोध कर दिया, इसे तत्काल रोकने का आदेश जारी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी इस समय पावर भी कम हो चुकी थी और वो इस बात को मानते हैं, उन्होंने किलेबंदी क्या करते हैं? इसके कहने से रोक देते हैं। परंतु अंग्रेज कंपनी ने किलेबंदी रोकने से इनकार कर दिया। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे? देखिए, किलेबंदी तो रोक दी, लेकिन अंग्रेज के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। देखिए, अंग्रेज आए कहाँ से, तो अंग्रेजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों की जो पावर आई थी, पहले तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। इन्हें जो सत्ता में पावर मिली वो मिली 1651 में। 1651 में शाइस्ता खां, मैंने पीछे पढ़ाया भी है, शाइस्ता खां की अनुमति से इन्हें हुगली में कोठी लगाने मिली थी। कहाँ मिली थी? हुगली में एक कोठी लगाई थी। कोई बात नहीं, वहाँ से इनका व्यवसाय शुरू होता है। उसके बाद 1698 में तीन गांव कौन कौन से? कालीकात, जिसे कालीघाट कहते हैं, या फिर गोविंदपुर और सूतानाती प्राप्त हुआ। और वहीं पर इन्होंने फोर्ट विलियम का किला भी बनाया, याद रखेंगे, फोर्ट विलियम का किला बनाया। लेकिन इनके लिए जो मील का पत्थर साबित हुआ वो हुआ 1717 में बादशाह फर्रुख सियर द्वारा जो फरमान जारी किया गया था। मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि फर्रुख सियर जो था एक फोड़े से परेशान था और वो फोड़े अंग्रेजों के द्वारा जो चिकित्सक आया था उसने उनकी सर्जरी की थी, जिस कारण ये खुश हुआ था और इसने इनको राजपाट में बहुत सारा फायदा, तो एक अधिकार पत्र दिया जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग बंगाल 3000 के वार्षिक कर पर कर मुक्त व्यापार, यानी 3000 वार्षिक दो और कर मुक्त व्यापार करो, और साथ ही 10,000 पर सूरत में भी कर दो, और साथ ही इनके द्वारा बम्बई टकसाल में बनाए गए सिक्कों को भी अनुमति दे दी। अब ये अधिकार पत्र का क्या कर रहे थे? अब जैसे जो कर जो था इन्हें मुगल या अवधों को देना था, यानी बंगाल के शासकों को देना था, तो वो उन्हें ना देकर अंग्रेजों को देते। अब यानी अगर वो मुगल को देते या फिर बंगाल को देते, उन्हें 30% कर देना पड़ता या 35% देना पड़ता, लेकिन अंग्रेज उससे 10% 15% में कर ले लेते और आगे उसे व्यापार करने देते। इस तरीके से ये अधिकार पत्र का गलत प्रयोग करने लगे और अधिकार पत्र के गलत प्रयोग के कारण ही थोड़ा सा इनका जो है, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं सत्ता कब्जाने पर बैठे थे। दस्तक जो उन्होंने फरमान दिया था, यानी दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रही थी। बंगाल में किले
बंदी करना और दस्तक का गलत उपयोग ही आगे चलकर प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण बना। देखिए, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। देखिए, अभी जो भूमि बनी है, तो अभी केवल मैंने प्लासी के बारे में पहुंचाया कि हम प्लासी तक कैसे पहुंचे। कल प्लासी और बक्सर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिटेल तब निकल कर रही है जब अब तक का हमने काल पढ़ा, क्योंकि अगर हम एक भी स्टेप छोड़ देते तो ये हमारा पूरा नहीं हो पाता। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि फोर्ट विलियम किला किसने बनवाया और कब बनवाया। इसका उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखेंगे, फोर्ट विलियम किला किसने बनवाया और कब बनवाया, इसका आंसर आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक, और आपको वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।